बातों बातों में आपकी बात रेडियो के साथ। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल बातों बातों में। बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इंसान अपनी ज़िंदगी में प्रयास करता है और अपनी मेहनत के दम पर अपना एक मुकाम बनाता है। हम जिंदगी में सफलता के रास्ते पर बढ़ते हैं अपनी मेहनत के दम पर और उन लोगों के आशीर्वाद के सहारे जो हमारे अपने होते हैं। हमें सफल होते देखकर वो आनंदित महसूस करते हैं। आज इस कार्यक्रम में जिस व्यक्ति की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बहुत खास है। एक व्यापारिक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले, लेकिन लेखन में या पढ़ने में उनकी रुचि थी तो उनकी लाइन थोड़ी सी अलग हो गई और फिर जब साहित्य की तरफ उन्होंने रुख किया तो कुछ नए आयाम उनके ज़िंदगी में जुड़ते चले गए। आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, सुप्रसिद्ध कथाकार, आलोचक। आपने लेक्चरशिप शुरू की थी 1967 में। आप जॉइंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन राजस्थान के पद से सेवानिवृत्त हैं और लेखन की अनेक विधाओं में आपने काम किया है। आज हम जानेंगे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल की कहानी, उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके माध्यम से आकाशवाणी जयपुर के सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। डॉक्टर अग्रवाल, आपके बचपन से शुरू करते हैं जी। जैसा कि हमने कहा, व्यापारिक परिवार से ताल्लुक़ था आपका जन्म जयपुर में हुआ और फिर उसके बाद बचपन कहाँ बीता, प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई किस तरह से हुई? मेरा जन्म उदयपुर में हुआ है और मेरा बचपन, मेरी सारी शिक्षा उदयपुर में हुई है। मेरे पिता एक व्यापारी थे और उनका ये सपना था कि मैं उनके व्यापार को आगे बढ़ाऊं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां होती गईं कि मैं उनके सपने को पूरा ना कर पाया और मैं एक दूसरी राह पर चल निकला। जैसे आपने बताया था कि आपको पढ़ने का बहुत शौक था और आरंभ में जो चीज़ें आप पढ़ते थे तो व्यापार में मन थोड़ा कम लगा या एक अनायास रूप से आप शैक्षणिक जगत में आ गए? मुझे लगता है कि इन दोनों ही बातों से कुछ इतर स्थितियां मेरी रही। मेरे पिता का निधन उस वक्त हो गया जब मैं 10वीं में पढ़ रहा था और तब तक कोई खास मेरा रुझान किसी भी तरफ नहीं था। मैं एक औसत दर्जे का विद्यार्थी तब था जी। और पिता का निधन हो गया तो मेरे कंधों पर मेरे परिवार को चलाने का बोझ आ गया। वैसे परिवार कोई लंबा चौड़ा मेरा नहीं रहा जी। केवल मेरी माता थी। मैं अपने पिता की इकलौती संतान था। पिता नहीं रहे तो माता और मेरा जीवन चलाना था। तो जो मेरे पिता की दुकान थी उस दुकान पर मैं बैठने लगा जी। लेकिन शायद वही समय था जब मुझे पढ़ने का चस्का लगा। उस ज़माने में उदयपुर में लखन जी एक चल पुस्तकालय हुआ करता था। राजस्थान विद्यापीठ वाले उसका संचालन करते थे और एक बंदा साइकिल पर किताबों का थैला लेकर आता था। 3-4 दिन में वो एक बार आता, एक किताब वो दे जाता, आप पढ़ लीजिए, 3-4 दिन बाद आएगा, उसके थैले में से दूसरी किताब आप निकाल लीजिए। तो कुछ उस थैले में से मुझे जादू नज़र आया। अच्छा। किताबें पढ़ना शुरू हुआ, मन लगने लगा और हुआ ये कि मेरी माँ तो मुझ पर निगाह रखती थी कि ये दुकान पर ठीक से बैठे काम करे। घड़ी साजी का काम मैंने सीख लिया था जी। थोड़ा बहुत घर की रोजी रोटी उससे चल रही थी। लेकिन मैं जैसे ही समय मिलता दुकान पर मेरी माँ से नज़र बचाकर उपन्यास पढ़ने लगता तो धीरे धीरे मैं साहित्य में रमने लगा। इसी तरह मैंने बीए कर लिया, लेकिन बीए करने के बाद ये तय हो गया कि मुझे अब पढ़ाई छोड़ देनी है और मुझे अपने पिता के पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, क्योंकि पेट भरने का वही एक तरीका था। लेकिन बाद में कुछ ऐसी रोचक स्थितियां बनी जिनको मैंने बहुत बार जिक्र किया है, बहुत बार लिखा भी है कि मेरे एक प्रोफेसर उस सड़क से गुजर रहे थे। मैंने नमस्ते किया, उन्होंने पूछा कि तुम आजकल कॉलेज नहीं आ रहे हो? मैंने कहा कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। उन्होंने पूछा क्यों छोड़ दी है? मैंने अपने परिवार की स्थितियों का जिक्र किया तो उन्होंने, मेरी माँ भी वहीं बैठी थी, उनसे कहा कि आप इसे मुझे दे दीजिए, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। और लखन जी वो ज़माना 1964-65 का ज़माना, तब मेरे जैसे परिवार में जहाँ मेरी माँ लगभग निरक्षर थी, उनके लिए किसी कॉलेज के प्राध्यापक का ये कहना कि आप अपने बेटे को मुझे दे दीजिए बहुत बड़ी बात थी।
हम लोग तो बिना पढ़े लिखे परिवार के लोग हैं, तो अगर एक कॉलेज का अध्यापक एक शिक्षित माँ से कह रहा है कि अपने बेटे को मुझे दे दीजिए, तो वो तो अभिभूत हो जाएंगी, स्वाभाविक जी, है। जी। और उन्होंने वादा कर लिया कि हाँ मैं इसको पढ़ाऊंगी। उनका नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने? हाँ बिल्कुल, वे डॉक्टर प्रकाश आतुर थे। राजस्थान के साहित्य की दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है और वे एक तरह से मेरे गॉड फादर भी बन गए। जी। उन्होंने, वो तो शायद बात औपचारिकता में कही होगी, आज मैं कल्पना करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा रिश्ता बनता गया कि मैंने अपनी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान उनमें देखा और वे मेरे आदर्श बन गए। उन्होंने अपना वादा भी निभाया और चाहे तो मैं अपनी पीठ भी थपथपा लूं कि मैं भी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा। मैंने एमए हिंदी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और वो ज़माना बड़ा अच्छा था लखन जी। जब आपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी थी जी, उस समय लगभग कॉलेज ग्रेजुएशन आपका पूरा हो गया था? जी जी, ग्रेजुएशन करके मैंने पढ़ाई छोड़ी। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि जब बच्चे 10th में या 12th में या 11th में या कॉलेज में हो रहे होते हैं तो उनके आंखों में कुछ सपने पल रहे होते हैं कि मैं बड़ा होके कॉलेज के बाद में ये करूँगा। ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा था कि आपको करना क्या है? लखन जी, वो जो ज़माना था उसमें माँ बाप का और बच्चों का एक ही सपना होता था कि अपने बच्चे को या तो इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है। अच्छा। लेकिन मेरी स्थितियां ऐसी नहीं थी और शायद मेरे माँ बाप को भी इतनी समझ नहीं रही होगी, तो उन्होंने मुझे साइंस में प्रवेश नहीं दिलवाया, मुझे आर्ट्स में प्रवेश दिलवा दिया। तो मैंने बीए किया, जबकि 10वीं के बाद अगर चाहता मैं तो मेडिकल या इंजीनियरिंग में जा सकता था। मेरे बहुत सारे सहपाठी गए और अब भी बड़ी अच्छी जगहों पर वे लोग मुझे नज़र आते हैं, लेकिन मैंने आर्ट्स ले लिया था, बीए कर लिया था और बीए तक मैं बड़ा औसत विद्यार्थी था। देखिए जी। कोई मेरी रुचि और मेरे सामने कोई सपना नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन जब मैंने एमए में प्रवेश लिया तो मेरे सामने एक लक्ष्य हो गया था कि मुझे तो कॉलेज में अध्यापक बनना है। तो जब आपने पहली बार कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, लेक्चरर 1967 में, जी जी, आपको लग रहा था कि आपका एक बड़ा ड्रीम पूरा हो गया जैसा आप चाह रहे बिल्कुल थे? बिल्कुल। देखिए, मैं बहुत सामान्य एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ और उस ज़माने में कॉलेज में अध्यापक हो जाना बहुत 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 बड़ी बात थी, कल्पना से परे की बात थी। एक बहुत छोटे से कॉलेज में मुझे पहला पदस्थापन मिला, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। और वो जो इंटरनेट से पहले का ज़माना था, अब मैं उदयपुर में रह रहा हूँ और मुझे ये मालूम नहीं है कि ये भीनमाल नाम की जगह राजस्थान में कहाँ है। मैं अपने घर से दूर रेलवे स्टेशन पर पता करने गया और मुझे ज़्यादातर लोगों ने बताया कि ये भीनमाल नहीं है, भीमल है। भीमल असल में मावली के पास में एक छोटी जगह है। लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि नहीं, भीमल और भीनमाल दो अलग अलग जगह हैं, जालोर ज़िले में हैं। तो वहाँ मैं जाकर, और बड़ा मज़ेदार कॉलेज था वो। उस कॉलेज में कुल 18 विद्यार्थी थे। अच्छा। और 9 प्राध्यापक थे। कॉलेज की अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी। स्कूल में आधे दिन वो कॉलेज चलता था और कॉलेज के नाम पर जो कमरे हमें मिले हुए थे वे कमरे भी पर्याप्त नहीं थे। तो बीए फाइनल के विद्यार्थियों को मैं अपने किराए के कमरे पर पढ़ाता था। तो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, शायद यहाँ पर आपका जीवन थोड़ा बदला होगा। बिल्कुल, जब आप लेक्चरर बन गए और माँ साथ रही होगी आपके साथ, फिर वो आपका व्यापार का जो काम था वो छूटा होगा पीछे। क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी पड़ी जब आप कॉलेज में लेक्चरशिप करने के लगे? अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी माँ के सपने को तोड़ा। इस बात को भी मैं कहने में संकोच नहीं करूँगा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मुझे इस बात के लिए माफ़ नहीं किया। उनके मन में सपना था कि मैं उनके स्वर्गीय पति के नाम को जिंदा रखूँगा। जी। वो उदयपुर उस ज़माने का बड़ा पिछड़ा हुआ सा शहर था और मेरे पिता उस पिछड़े हुए शहर में आधुनिकता के अग्रदूत थे। उनको बड़े एक मॉडर्न व्यक्ति के रूप में, नवाचारी व्यक्ति के रूप में उस छोटे से शहर में जाना जाता था। लेकिन मैंने जब उस दुकान को बंद करके एक दूसरा रास्ता चुना तो मेरी माँ को बहुत निराशा हुई होगी और वे पूरी ज़िंदगी मुझसे नाराज़ रहीं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ मैं अपनी पसंद के रास्ते पर चला। वो व्यवसाय मेरे स्वभाव में नहीं था और पता नहीं अगर मैं वो करता तो सफल होता या असफल होता, वो अलग कहानी होती। लेकिन मैं
इस बात से आज बड़ा संतुष्ट हूँ कि मैं अपने मन की कर सका। पढ़ाने में मुझे और पढ़ने में मुझे बहुत आनंद मिला और पूरी ज़िंदगी मुझे लगता है कि मैंने सार्थक तरह से बिताई है। कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते साहित्य की तरफ रुझान आपका कैसे हो गया? जैसे आपने समीक्षाएं बहुत लिखी हैं, लोगों की पुस्तकें पढ़ी, उनकी रचनाएं पढ़ी, कथाएं पढ़ी, और फिर आलोचना का जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष आपने देखे होंगे। साहित्य की तरफ जो रुझान हुआ था वो एक अलग यात्रा थी पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, ये भी एक संयोग की देन थी। संयोग ये हुआ लखन जी कि जब मैं एमए फाइनल का विद्यार्थी था उदयपुर में, तो उदयपुर में एक बहुत बड़े कवि उस ज़माने के थे, नंद चतुर्वेदी। तो नंद बाबू मेरे गुरुजी के बड़े मित्र थे और इस नाते वे मुझे भी अपना मानते थे। तो नंद बाबू ने उस समय एक पत्रिका की शुरुआत की थी उदयपुर से, बिंदु। बिंदु बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका हिंदी की रही, हालांकि उसके बहुत ज़्यादा अंक नहीं निकले शायद। तो बिंदु का जो पहला अंक था, जो प्रवेशांक था, उसके लिए नंद बाबू ने मुझे एक कविता संग्रह दिया और कहा कि दुर्गा तुम इसकी समीक्षा लिख दो। और मैंने वो समीक्षा लिख दी और इस तरह से मैं अनायास बिना किसी प्रयत्न के एमए में पढ़ते पढ़ते साहित्य की दुनिया में भी थोड़ा सा घुस गया। उसी ज़माने में मैंने 2-3 कहानियाँ भी लिखी और साहित्य का विद्यार्थी था। जब मैं और लोगों को पढ़ता था तो स्वाभाविक है कि मन में ये लगता था कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूं। लेकिन वो जो बिंदु में मेरी समीक्षा छपी, उसने जैसे मेरे जीवन की राह बना दी कि मुझे समीक्षा और आलोचना की तरफ जाना है। तो जब पहली बार आपने समीक्षा लिखी बिना किसी अनुभव के, तो मन में थोड़ा डर रहा होगा कि किस तरह से इसको लिखना है, और आपके नाम की प्रतिष्ठा भी रही होगी कि कुछ लिखें तो अच्छा लिखें। वो भी आलोचना आपको पहली बार लिखने का मौका मिला? नहीं, ये तीनों बातें नहीं है। हाँ। एक तो डर आपको तब होता जब आप समझदार हों। मैं समझदार था ही नहीं तो मुझे कोई डर भी नहीं था। दूसरा, तब मैं एमए का विद्यार्थी था तो कोई मेरी प्रतिष्ठा भी नहीं थी। अच्छा। उसको कोई क्षति होनी नहीं थी। हाँ। लेकिन नंद बाबू ने शायद मुझ में कुछ देखा होगा, कोई संभावना उनको नजर आई होगी। और वो क्योंकि बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका थी और वो बहुत समझदार व्यक्ति थे, तो अगर उन्होंने मेरी समीक्षा प्रकाशित की तो वो केवल उपकार ही नहीं किया था, उसमें उनको कोई गुणवत्ता भी नजर आई होगी। अन्यथा वे अपनी पत्रिका के प्रवेशांक में एक अधकचरी चीज़ प्रकाशित नहीं करते। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, जब आपकी पहली समीक्षा हुई और फिर आपने धीरे धीरे कथाओं की तरफ रुख किया, कॉलेज में पढ़ाना और यानी अपनी नौकरी और लेखन दोनों साथ साथ, कहीं आपको लग रहा था कि शायद नौकरी आपको हेल्प कर रही थी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कॉलेज में, कि आपके लेखन में थोड़ी धार आने लगी? आपने जब पहली कहानी लिखी, क्या मन में चल रहा था, किस तरह से उसका प्लॉट लेकर आए? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा और थोड़ा मुश्किल में डालने वाला सवाल किया है। असल में मैंने पहली कहानी कॉलेज में पढ़ते वक्त ही लिखी थी। कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी और बहुत सारे मेरे प्रिय कहानीकार भी थे, तो शायद कहीं उनकी कहानियों की अनुगूंज मेरे मन में रही होगी। मुझे अपनी पहली कहानी का शीर्षक भी याद है, हालांकि वो कहानी अब मेरे पास नहीं है। कहानी का शीर्षक था घर, और वो मेरे कॉलेज की पत्रिका में छपी थी। और उसके बाद 2-3-4 कहानियाँ मैंने और लिखी, लेकिन उन कहानियों को लिखते हुए मैं अपनी कहानियों की तुलना हिंदी के अच्छे लेखकों की कहानियों से करता था, और मुझे लगता था जब इन्होंने इतनी अच्छी कहानियाँ लिख दी हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ और मुझे क्यों लिखना चाहिए। और मेरा कहानी लिखना उन अच्छे कहानीकारों की कहानियों को पढ़कर उस पर विराम लग गया। हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आपको कण भर लिखना है तो उसके लिए आपको मण भर पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा पढ़कर तब आप थोड़ा बहुत लिख पाते हैं। आपने निश्चित तौर पर उन बड़े बड़े कहानीकारों को और साहित्यकारों को पढ़ा है जिनसे आपके लेखन में थोड़ा पैनापन आया होगा। कौन कौन से प्रिय लेखक हैं जिनकी कहानी आपको पसंद है? देखिए, ये जो मेरे कहानीकार के साथ दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी तो मैं राजेंद्र यादव पर डालूंगा। राजेंद्र यादव उन दिनों मुझे प्रभावित नहीं, अभिभूत और चमत्कृत करते थे। उनकी सारी कहानियाँ, चाहे वो जहाँ लक्ष्मी कैद हो या तलवार पंच हजारी है, या मुझे कहानी उन दिनों बहुत पसंद थी उनकी टूटना, और बहुत सारी कहानियाँ। उनका उपन्यास सारा आकाश
पाठ्यक्रम में भी था, मैंने कई वर्ष उसको पढ़ाया है। राजेंद्र यादव मुझे चमत्कृत करते थे। भीष्म साहनी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। चेखव मुझे बहुत प्रभावित करते थे। ओ हेनरी मुझे प्रभावित करते थे, और एक बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन इसके साथ में एक कहानीकार का और जिक्र करूंगा जो मेरे जीवन में आए। वे कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश उन दिनों संयोग से ही मुझसे टकरा गए, और धीरे धीरे वो मिलना दोस्ती में और बहुत करीबी रिश्ते में तब्दील हो गया। उनको एक कहानीकार के रूप में बढ़ते हुए, विकसित होते हुए, ख्याति प्राप्त करते हुए मैंने देखा। और हम दोनों का एक दूसरे के जीवन में भी थोड़ा बहुत, मेरे जीवन में उनका बहुत और उनके जीवन में मेरा थोड़ा सा योगदान रहा। लेकिन उनसे मैंने साहित्य के बारे में बहुत कुछ सीखा। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत सारी विधाएं हैं साहित्य में, विशेषकर गद्य और पद्य में। पद्य में तो हम कविताएं और गीत या कुछ मुक्तक लिखकर समझते हैं कि हमारी रचनाएं पद्य में पूरी हो रही हैं। गद्य में बहुत संभावनाएं हैं लिखने की। इससे पहले कि हम इस विषय पर और बात करें, आपसे एक आपकी पसंद का एक गीत सुनना चाहेंगे। मेरी दो कमज़ोरियां हैं, एक कमज़ोरी पढ़ना है और दूसरी कमज़ोरी संगीत सुनना है। मैं हर तरह के संगीत को सुनता हूँ, उसका रस लेता हूँ जी। रेशमा और शेरा में लता मंगेशकर जी ने एक गीत गाया था, तू चंदा मैं चांदनी। और इस गीत को सुनाने का अनुरोध करते हुए मैं ये और उल्लेख करूं कि इसके जो गीतकार थे स्वर्गीय बाल कवि बैरागी, मैं उनका स्नेह पात्र था। उनका मेरे जीवन में बहुत योगदान है, उनसे बहुत आत्मीयता रही। तो उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये गीत सुनवाना चाहूँगा। एक बहुत ही मीठा और कर्णप्रिय गीत आपने पसंद किया है। आइए हम सब सुने डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल की पसंद का ये गीत। लगने लगे पिया।
आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। आप मशहूर कथाकार हैं, समीक्षक हैं, आलोचनाएं आपने बहुत लिखी है, साथ ही साथ आपने यात्रा वृतांत भी बहुत लिखे हैं, अनुवाद आपने किए हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, साहित्य में इन विधाओं पर काम करते हुए आपको लगता है कि यात्रा वृतांत लिखना अलग चीज़ है और आलोचना लिखना अलग चीज़? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है लखन जी। इस सवाल का जवाब देते हुए मैं एक आत्म स्वीकृति यहाँ करना चाहूँगा, और वो आत्म स्वीकृति यह है कि मेरे मन में एक बेचैनी का भाव हमेशा रहता है। शायद टिक कर रहना मेरी फितरत में नहीं है। मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ये जो इतने सारे रास्ते साहित्य की दुनिया में मैंने बदले, अगर मैं नहीं बदलता तो मेरा मुकाम बहुत ऊंचा होने की संभावनाएं थी। मसलन मैं केवल कहानीकार रहता, मसलन मैं केवल आलोचना करता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अब ठीक है, जो नहीं किया। मेरे साथ होता ये है कि मैं एक काम करता हूँ और बड़ी जल्दी उससे ऊब जाता हूँ। अब क्यों, इसका विश्लेषण करना तो बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया, मुझे लगा कि नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आलोचना की तरफ आ गया। आलोचना वाला काम और ख़ास तौर से समीक्षा वाला काम मैंने बहुत लंबे समय तक किया और खूब सारी समीक्षाएं मैंने लिखी। गिनती नहीं है मेरे पास कितनी समीक्षाएं मैंने लिखी होंगी। लेकिन उसके बाद आलोचना का काम करते करते अनुवाद मुझे करना बड़ा रोचक लगने लगा। हालांकि देखिए, मौलिक लेखन की तुलना में अनुवाद ज़्यादा श्रम साध्य है जी। एक छोटी सी बात कहूँ कि मुझे एक बात कहनी है, एक वाक्य में जैसे चाहे लिख सकता हूँ जी, लेकिन जब मुझे अनुवाद करना है तो मुझे मूल के प्रति भी उतना ही ईमानदार रहना होगा और उसके लिए अधिक श्रम करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगा कि ये करके देखना चाहिए। अच्छा। तो मैंने बहुत सारे अनुवाद किए और उस अनुवाद करने के क्रम में मुझे एक बड़े राजनेता की लगभग आत्मकथात्मक पुस्तक का अनुवाद करने का मौका मिल गया। वे अंग्रेजी में इतने निष्णात हैं कि उनके एक शब्द को भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कोई बड़ा कुशल कारीगर अंगूठी में हीरे को जड़ता है, वैसे वो शब्दों को बरतते हैं। तो उनकी किताब का अनुवाद करना बड़ा चुनौतीपूर्ण था और वो काम भी मैंने उस वक्त किया जब मैं अपनी नौकरी में बहुत गहरे तक डूबा था। आपने मेरे परिचय में बताया कि मैं जॉइंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन था, तो वो बड़ी समय खाने वाली और आपको डुबो कर रखने वाली नौकरी थी। राजस्थान के लगभग 400 कॉलेजेस के प्रशासन को देखना बहुत मुश्किल काम था। वो काम करते हुए मैंने वो अनुवाद किया और उस अनुवाद को बहुत सराहा गया। लेकिन उस तरह के अनुवाद मैंने बहुत सारे किए। उससे पहले एक महिला विषयक पत्रिका निकलती थी हमारे यहाँ, मानुषी द्विभाषी पत्रिका थी। मूल वो अंग्रेजी में निकलती थी, उसके हिंदी अनुवाद के लिए, हिंदी रूपांतर के लिए मैंने बहुत सारे लेखों का अनुवाद किया और वो एक मिशनरी काम था, वो उसमें कोई व्यावसायिकता नहीं थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि एक अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें मुझे सहयोग देना चाहिए जी। ये करते करते लखन जी तब तक वो एक नया दौर आ गया था, तकनीक हमारे जीवन में आ गई थी और मशीन ट्रांसलेशन हिंदी में आने लगा था। अब मशीन ट्रांसलेशन में होता ये है कि कुछ उपकरण होते हैं, ऐप्स वगैरह होते हैं और आप उनका उपयोग करके अनुवाद करते हैं। तब तक मैं अपनी नौकरी से रिटायर हो गया था और ये एक ऐसी उम्र होती है जब ये माना जाता है कि आप तो सीधे जंगल में चले जाइए, वानप्रस्थ में चले जाइए। तो तब मुझे लगा कि यार ये करके देखा जाना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूँ। और मैंने उसको चुनौती के तौर पर स्वीकार किया और मैंने खूब सारे अनुवाद किए। वो साहित्यिक अनुवाद नहीं थे, अकादमिक अनुवाद नहीं थे, व्यावसायिक किस्म के अनुवाद थे। जो बड़ी बड़ी हमारी मोबाइल कंपनियां या इस तरह की कंपनियां थी, उनके लिए मैंने अनुवाद किए। और आज मैं देखता हूँ कि आप जो चीज़ें अपने जीवन में बरतते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो या मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, बहुत सारे अनुवाद जिनका उपयोग आप कर रहे हैं वो शायद मेरे भी किए हुए हैं। आलोचना विधा पर आपने बहुत लिखा है, जैसा आपने खुद ने कहा है। ऐसा कहा जाता है कि आलोचना करने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए और सटीक व्याख्या या समीक्षा लिखें
तो आलोचना करते समय अक्सर जो गलतियां होती हैं उनसे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ये फिर आपने एक अच्छा सवाल किया है। लेकिन यहाँ पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जिससे आप कह रहे हैं पूर्वाग्रह से मुक्त होना, ये एक बहुत ही जटिल बात है। अब वो पूर्वाग्रह किस तरह का हो? हम जब वैचारिक आग्रहों की बात करते हैं तो क्या उसे आप पूर्वाग्रह की श्रेणी में रखेंगे? मसलन मैं लेखन से क्या उम्मीद करता हूँ। आपने एक उपन्यास लिखा और मैं उसे पढ़कर उस पर अपनी बात कह रहा हूँ, तो कहीं उसमें मेरा सोच तो आएगा, आना भी चाहिए। अगर मैं ये सोचता हूँ कि वो स्त्री विरोधी न हो, वो दलित विरोधी न हो, और आपका एक पात्र स्त्री के प्रति दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसे मैं कैसे देखूंगा और मैं उस पर अपनी क्या बात कहूँगा? इसे आप पूर्वाग्रह कहेंगे या नहीं कहेंगे, एक बात। लेकिन इसके विपरीत दूसरी बात भी है कि क्या मुझे लेखक के नज़रिए से किताब को देखना है या अपने नज़रिए से देखना है? क्या मुझे लेखक पर इस बात को आरोपित करना है कि अगर मैं इसे लिखता तो कैसे लिखता? क्या ऐसा करना न्यायोचित होगा? ये बड़े एक तलवार की धार पर चलने जैसी बात होती है कि हम कैसे संतुलन बनाए रखें, लेखक के नज़रिए को भी सामने रखें और उसमें अगर कोई अनुचित बात है तो उसे भी लोगों के सामने लाएं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लेखक के नज़रिए से देखूं, उसको थोड़ा सा विश्लेषित करूं और उसकी जो खूबसूरती है, उसके जो सकारात्मक पक्ष हैं, उनको अपने पाठक के सामने उभारूं। आजकल हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत नाम सुनने में आ रहा है और जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके हर एक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन कर देगी, आपका काम आसान कर देगी, और लेखन में इसका क्या प्रभाव होगा? जो साहित्यकारों की दुनिया है, आपके क्या विचारों को बदल देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आपके लेखन को पैना बना देगी, या उसमें मूल जो एक इंसान के विचार होने चाहिए, एक लेखक की जो थॉट होती है कि मैं इस तरह से लिखूं, क्या हम एआई के माध्यम से वो सारे के सारे वैचारिक प्रभाव हमारे लेखन में ला सकेंगे? जब भी हमारे जीवन में कुछ नया आता है, बहुत सारी आशंकाएं हमारे मन में होती हैं, और इसे आप पुराने ज़माने से अब तक देख लीजिए तो उसी तरह से जब एआई हमारे जीवन में आया है तो बहुत सारी आशंकाएं हैं। बड़ा आसान है कि मैं किसी एआई के ऐप को सामने रखूं और उसे कहूं कि मेरा एक इंटरव्यू आप लिख दीजिए, और एआई उसे लिख देगा। लेकिन जब मैं उसे पढ़ूंगा तो मैं पाऊंगा कि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं कभी नहीं कहता, तो उसे मैं अपनी तरह से दुरुस्त करके काम में ले सकता हूं। और अगर मुझे घास ही काटना है तो जैसा उसने करके दिया है उसी का मैं प्रयोग कर लूं। तो मुझे लगता है कि मनुष्य का कोई विकल्प कभी हो नहीं सकता। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यदि अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए कुछ नई चीज़ें लिखते हैं या नया क्रिएशन करते हैं तो उसकी मौलिकता बिल्कुल मनुष्यता के नज़दीक होगी। जी बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूर है कि ये सारी चीज़ें हमारे काम को थोड़ा आसान करती हैं। अब मसलन मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि मुझे एक पीस का अनुवाद चाहिए और मैंने एआई के किसी टूल के माध्यम से उसका अनुवाद कर लिया, तो एक रफ सा अनुवाद वो मुझे करके दे देगा। फिर मुझे उसको तराशना ही बाकी रहेगा। अगर वो नहीं हो तो मुझे स्क्रैच से सारा काम करना यानी होगा। फिर भी हमारा काम उसमें कुछ बाकी रह ही जाता है, बिल्कुल जो हमें सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल। साहित्य की जो और विधाएं हैं, हमने कथा साहित्य पर भी बात की, आलोचना पर भी की, अनुवाद पर आपने बताया काफ़ी अच्छी बातें, मशीनी अनुवाद की बात भी है, लेकिन और जो चीज़ें हैं, यात्रा वृत्तांत पर आपने बहुत काम किया है। आजकल रिपोर्टाज एक शब्द आजकल सुनने में ही आता है, पढ़ने में या देखने में कम आता है। तो जो रिपोर्टाज है और यात्रा वृत्तांत, इनके बारे में बताइए, क्या होते हैं, ये किस तरह से लिखे जाते हैं? देखिए, रिपोर्टाज एक ऐसी विधा है जिसके मूल में पत्रकारिता रही है। असल में एक फ्रेंच टर्म है ये रिपोर्टाज, और जब अखबार निकलने लगे थे तो उसमें जो वृत्तांत लिखे जाते थे उनमें कुछ साहित्यिकता होती थी, कुछ यथार्थ होता था, उनको रिपोर्टाज कहा जाता था। लेकिन अब होता ये कि समय बदलने के साथ बहुत सारी विधाएं अपने आप क्षीण हो जाती है। मैं मर जाती है तो नहीं कहूँगा, क्षीण हो जाती है। देखिए, एक ज़माने में एक विधा थी गद्य गीत। राजस्थान की एक लेखिका बहुत उसके लिए जानी जाती हैं, दिनेश नंदिनी डालमिया।
आज गद्य गीत कोई लिखता ही नहीं है। उसके बाद एक विधा आई थी ललित निबंध, विद्यानिवास मिश्र और विवेकी राय और कुबेरनाथ राय, बड़े अच्छे नाम थे। आज कोई ललित निबंध नहीं लिखता है। महाकाव्य एक बड़ी विधा थी, अब आज देखिए ना आप, महाकाव्य अतीत की चीज हो गया, कोई लिखता ही नहीं है। तो वैसे ही रिपोर्टाज भी अब थोड़े से समय के साथ और इसका एक बड़ा कारण मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि ये अखबारों की विधा थी और अखबारों में विचार के लिए, साहित्य के लिए जगह बहुत कम होती जा रही है, तो कोई रिपोर्टाज लिखेगा वो छपेंगे कहाँ, तो रिपोर्टाज लिखना कम हो गया। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, बातें बहुत सी हो रही है और साहित्य पर एक सार्थक चर्चा के लिए आज हम स्टूडियो में हैं। इससे पहले की और बात करें, एक गीत और सुने आपकी पसंद का। बिल्कुल, जगजीत सिंह मेरे बहुत प्रिय गायक हैं, वैसे तो किसके नहीं है, सभी के हैं। तो जगजीत सिंह ने एक गीत फिल्म लीला के लिए गाया था, जाग के काटी सारी रहना, अगर वो आप सुनवा सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपकी पसंद भी श्रेष्ठ है आपके लेखन की तरह ही, और निश्चित तौर पर इस गीत को सुनकर भी हम सब आनंदित होंगे। श्रोताओं, आइए हम सब सुने आज के हमारे मेहमान डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल की पसंद का ये गीत। जाग के काटे सारी रहना, जाग के काटे सारी रहना। नैनों में कल ओस गिरी थी, नैनों में कल ओस गिरी थी, जाग के काटे सारी रहना, जाग के काटे सारी रहना। प्रेम की अग्नि बुझती नहीं है, बहती नदियाँ रुकती नहीं है। प्रेम की अग्नि बुझती नहीं है, बहती नदियाँ रुकती नहीं है। सागर तक बहते दो नैना, सागर तक बहते दो नैना, जाग के काटे सारी रहना, जाग के काटे सारी रहना। रूह के बंधन खुलते नहीं
दाग है दिल के धुलते नहीं हैं। रूह के बंधन खुलते नहीं हैं। दाग है दिल के धुलते नहीं हैं। करवट करवट बाटी रहना, करवट करवट बाटी रहना, जाग के काटे सारे रहना। नैनों में कल ओस गिरी थी, में कल ओस गिरी थी, जाग के काटे सारे रहना। जाग के काटे सारे रहना। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से कार्यक्रम बातों बातों में। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल। आप प्रसिद्ध कथाकार हैं, आलोचक हैं और साहित्य की अनेक विधाओं पर आपने काम किया है। आप जॉइंट डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन राजस्थान के पद से सेवानिवृत्त हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठकर अपनी बातें कर रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत सारी विधाओं पर जब बात करते करते आते हैं तो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लेखन का भी काफ़ी चलन है और कुछ सुप्रसिद्ध आत्मकथाएं हैं जिनको हम पढ़कर अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। आत्मकथा लिखते समय व्यक्ति को लगता है कि वो अपनी बहुत सारी खूबियाँ उसमें उड़ेल दे और अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास थोड़ा सा शायद उनके मन में रहता होगा। एक तो व्यक्ति खुद अपनी आत्मकथा अपने हाथ से लिखे और एक अपनी आत्मकथा किसी और से लिखवाए। आत्मकथा लेखन में क्या सावधानियाँ और ये जो खुद लिखना और दूसरे से लिखवाना? लखन जी, आपने दो विधाओं की चर्चा की है। एक है आत्मकथा जिसे लेखक खुद लिखता है और दूसरी है जीवनी जिसे किसी के लिए कोई और लिखता है। हिंदी में बड़ी प्रसिद्ध जीवनियों की जब हम बात करते हैं तो बांग्ला लेखक शरद चंद्र की जीवनी का नाम याद आता है। आवारा मसीहा नाम से विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा था उसे जी। और जब आत्मकथा की बात करते हैं तो महात्मा गांधी सबसे पहले याद आते हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जी। या पंडित नेहरू की आत्मकथा, या हिंदी में अगर आप याद करें तो बच्चन जी की 3-4 खंडों वाली क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड का निर्माण, फिर प्रवास की डायरी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। देखिए, मनुष्य में बहुत सारी कमज़ोरियां होती हैं। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो गलत हुआ उसे मैं दूसरों के सामने लाऊं। और ये भी एक कमज़ोरी होती है कि मैं ज़रा अपनी प्रशंसा करूं जी। आत्मकथा लिखते वक्त ये दोनों खतरे बराबर रहते हैं। अपनी कमज़ोरियों का उल्लेख छिपा जाना और अपनी महानताओं का उल्लेख बढ़ा चढ़ा कर करना। लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों से बचने का जितना प्रयास किया जाए उतना अच्छा है जी। लेकिन इसी के साथ लखन जी एक और बात है, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए
अगर मैं आत्मकथा लिख रहा हूँ तो क्या उन सबको लिखना ज़रूरी है? लिखते वक्त ये भी देखा जाना चाहिए कि इनका लिखना ज़रूरी है या इनके लिखे बगैर काम चल सकता है। बहुत सारी आत्मकथाएं पढ़ते वक्त मुझे लगता है कि उन लोगों ने इन्हें क्यों लिखा। मतलब इन्हें नहीं लिखा जाता तो भी ना काम चल लिखते तब भी क्या फ़र्क पड़ता। इन दिनों में एक बड़ी प्रसिद्ध महिला की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने उस पूरी आत्मकथा में इस बात का उल्लेख किया है कि किन किन पुरुषों ने उनका दैहिक शोषण किया। ये आप क्यों बता रही हैं? संकेत करके भी आगे बढ़ सकती थी। और इसी तरह से जब मैंने थोड़ा सा आत्मकथा लिखने का प्रयास किया तो मुझे लगा कि मैं इसमें अपनी प्रशंसा ज़्यादा ही कर रहा हूँ और वो नहीं करनी चाहिए। दूसरा, क्यों इस बात को पढ़े कि मेरे बारे में लखन जी ने ये कहा है कि आप महान हैं और मेरे बारे में अमुक जी ने कहा है कि महान है। तो एक तो इन दोनों चीज़ों पर संयम की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन पढ़ने वाले को महसूस भी होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो ईमानदारी से कह रहे हैं। यानी आत्मकथा लिखना या जीवनी लिखना अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है और इसको सावधानी से किया जाना चाहिए। बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, सावधानी की भी और संयम की भी। जी। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, आज के दौर में आते हैं। आज के दौर में साहित्य को लेकर जो भाषा का स्वरूप है, कई सारे हिंदी और अंग्रेजी के शब्द मिलके इंग्लिश और पता नहीं किस तरह की भाषा आजकल यूथ में चल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये भाषा विकार है या भाषा का एक नया स्वरूप विकसित रूप में हमारे सामने आ रहा है? लखन जी, मैं क्योंकि भाषा का अध्यापक रहा हूँ, लगभग 35 साल मैंने ये काम किया है, और इसी में मैं इस बात का भी उल्लेख करूँ कि हम लोग जब एमए हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उसमें साहित्य के साथ साथ एक पेपर होता है भाषा विज्ञान, और उस भाषा विज्ञान का एक खंड होता है हिंदी भाषा का इतिहास। स्वाभाविक है कि जो अलग अलग भाषाएं पढ़ाने वाले लोग हैं वो अपनी अपनी भाषा का इतिहास पढ़ाते होंगे, फ्रेंच का इतिहास, जर्मन का इतिहास, राजस्थानी का इतिहास वगैरह। तो मैंने कोई 20 साल ये भाषा विज्ञान पढ़ाया है, जो हमारे यहाँ लोग पढ़ाने से कतराते हैं, बचते हैं। मैंने पढ़ाया है, और उसको पढ़ाते वक्त मैंने एक बात सीखी है कि भाषा हमेशा बदलती है। भाषा कोई जड़ वस्तु नहीं है, और अगर नहीं बदलती होती तो आज भी वैदिक ही बोली जा रही होती, आज भी संस्कृति बोली जाती रही होती। तो वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये जो इतनी लंबी यात्रा हमने की है, वही यात्रा आगे भी चल रही है। भाषा बदल रही है। और आप देखिए ना, अगर आप जयशंकर प्रसाद को याद करें, उनकी भाषा को याद करें, आप मैथिली शरण गुप्त की भाषा को याद करें, तो आज वैसी भाषा कोई कवि लिखता है क्या? नहीं लिखता है ना। नहीं। बदल गई ये भाषा। आप मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद की भाषा से दुष्यंत कुमार की भाषा तक आ जाइए, धूमिल की भाषा तक आ जाइए, मुक्तिबोध की भाषा तक आ जाइए, अरुण कमल की भाषा तक आ जाइए, तो ये भाषा बदल रही है, लगातार बदल रही है। लगातार। दूसरा, भाषा शून्य में काम नहीं करती है, एक पूरे परिवेश के बीच में विकसित होती है। अब हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, वो जब सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील होती जा रही है, तो दूसरी भाषाओं का प्रभाव तो हम पर आएगा ही। पूरी तकनीक जब आप विदेश से लेकर आ रहे हैं तो आप उससे कैसे बचेंगे? आपके खान पान में जब विदेश आ रहा है तो उससे आप कैसे बचेंगे? आप पिज़्ज़ा तो खाएंगे, लेकिन उसका हिंदी में कैसे वो कहेंगे? अनुवाद कैसे करेंगे? आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, मैं माइक के सामने बैठा हूँ, अब इन सबकी हिंदी में करता जाऊँगा, ये तो संभव नहीं है। एक बात। दूसरी बात, नई पीढ़ी के मन में विदेशी भाषा के प्रति मोह है, और ये मोह शायद स्वाभाविक है, हम लाख उसकी आलोचना करें वो है। लेकिन लखन जी, होता ये है कि बोली हुई भाषा और लिखी हुई भाषा, इन दो में हमेशा अंतर होता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो अनायास विदेशी भाषा के भी कुछ शब्द मेरी बोलचाल में आ जाते हैं, उनको हम नहीं रोक सकते, प्रवाह में होता है। लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो मेरा प्रयास होता है कि मैं अपेक्षाकृत कम प्रयोग उस तरह के करूं। जी हाँ। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, बहुत सारी बातें हमने की है साहित्य के बारे में। आपके परिवार पर आते हैं। आप अपने पिता के इकलौते पुत्र थे, आपके खुद के परिवार के बारे में बताइए। मेरे परिवार में मेरी पत्नी हैं, वे भी राजनीति विज्ञान में एमए हैं, लेकिन उन्होंने नौकरी करना
नहीं चुना और ये चुना कि वे बच्चों की ठीक से परवरिश करेंगी। मेरी 2 संतान हैं। एक मेरा बेटा है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है और देश में कई जगह नौकरी करने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी कंपनी के साथ संबद्ध है। जी। मेरी एक बेटी है, वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। लंबे समय तक वो अमेरिका में रहीं, लेकिन अब वो भारत में हैं और इन दोनों बच्चों के 2 बच्चे हैं। एक बेटा एक बेटी मेरे बेटे के हैं और एक बेटी और एक बेटा मेरी बेटी के हैं। एक बहुत मज़ेदार बात लखन जी ये कहूँ कि मेरे दोनों बच्चे, जैसे मैं अपने पिता की राह पर नहीं चला, वैसे ही मेरे दोनों बच्चे भी मेरी राह पर नहीं चले। एक पीढ़ी आगे आकर एक अजीब करिश्मा हुआ है। मेरी बेटी की जो बेटी है उसने आर्ट्स में ग्रेजुएशन करना तय किया है और इस छोटी सी उम्र में वो एक किताब लिख चुकी है भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों पर। यानी आपकी दोहिती ने वो कारनामा कर लिया। और इसी तरह से मेरी जो पोती है वो जर्नलिज्म में एमए कर रही है और कविताएं लिखती है और उसकी एक कविता पिछले दिनों पूरे लंदन में बिलबोर्ड्स पर लगाई गई थी, तो एक तरह से उसने भी अपना नाम किया है। तो मेरे एक पीढ़ी के बाद फिर से वो लोग मेरे रास्ते पर। प्रसन्नता की बात है कि जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमारे पदचिन्हों पर चलती है तो एक बहुत अच्छी खुशी हम फील करते हैं मन में कि चलो कुछ तो लेखन का काम आगे बढ़ेगा। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, इतना समय बीत गया आपको लिखते हुए। 1967 में जब आपने ज्वाइन किया था पहली नौकरी, तब से आप लिख रहे हैं लगातार काफ़ी लंबे वक्त के बाद में। अभी भी आपको लगता है कि आपका लेखन का कार्य पूरा नहीं हुआ और रोज़ एक नया चैलेंज लिखने के लिए आपके सामने आ जाता है? जी बिल्कुल। एक तो लिखना कोई काम नहीं है, ये एक तरह से मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मेरे जीने का एक तरीका है। अब देखिए, हर आदमी की अपनी सीमाएं होती हैं। मैं एक्टिविस्ट नहीं हो सकता जी। मैं कहीं जाकर जनता के बीच भाषण देकर जनता को अपने पक्ष में नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास जो औजार है, मेरी कलम, उसके माध्यम से मैं लोगों की भावनाओं को उस दिशा में ले जाने का प्रयास कर सकता हूँ जिस दिशा में मैं चाहता हूँ कि वो जाएं। मैं एक समता मूलक समाज का सपना देखता हूँ, एक ऐसे समाज का सपना देखता हूँ जहाँ सब लोग बराबर हों, जहाँ किसी का शोषण ना हो, जहाँ सभी सुखी हों, और उस सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी कलम का प्रयोग करता हूँ। जी। आपकी लेखन यात्रा में आपकी जीवन संगिनी का कुछ योगदान रहा होगा आपकी सफलता में। लगता है कि जब जब भी आप लिखने के लिए बैठते होंगे, विचार कर रहे होंगे, तो उनका सपोर्ट कितना ज़रूरी था आपके लेखन कर्म के लिए? बिल्कुल। मेरी पत्नी का मेरे लेखन में पूरा सहयोग रहा है। ये अलग बात है कि उनकी मेरे लिखे में कोई ख़ास रुचि नहीं है, लेकिन वे जानती हैं कि लिखने से मुझे सुख मिलता है, तो वे मुझे लिखने के लिए सारी सुविधाएं, सारा एकांत उपलब्ध करवाती हैं, मुझे अन्य चिंताओं से मुक्त रखती हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, बातें तो अभी बहुत सी, एक सवाल और मेरे दिमाग में आ गया है कि अभी जब इतनी लंबी यात्रा आपने की है लेखन में, आप एक लेक्चरर के तौर पर कॉलेज एजुकेशन में आए पढ़ाने के लिए बच्चों को, फिर आपने आलोचनाएं लिखी, कहानियाँ लिखी, अनुवाद किए, और भी कई सारे रोल हैं आपके साहित्य की दुनिया में। अपने आप को सर पे सबसे पहले कहाँ रखेंगे, एक आलोचक चिंतक के रूप में या एक कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक के रूप में? देखिए, पढ़ाने वाला शिक्षक 2003 में ख़त्म हो गया। ख़त्म इस अर्थ में हो गया कि मैं नौकरी से सेवानिवृत्त हो गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे पढ़ाना सबसे अधिक अच्छा लगता है। पढ़ाना नहीं कहूँ उसे, मैं ये कहूँ कि मुझे युवा पीढ़ी से संवाद करना अच्छा लगता है। और वैसे मैं जब शिक्षक रहा बाकायदा नौकरी में, तब भी मैं पढ़ाता कम था, बच्चों से संवाद ज़्यादा करता था। बाद में क्योंकि मैं जयपुर में रह रहा हूँ, तो मुझे इस बात के बहुत अवसर मिलते हैं कि मैं अलग अलग जगहों पर जाकर युवाओं से संवाद करूँ। तो ये मेरा बहुत प्रिय कर्म है।
मैं जब भी मौका मिलता है जाता हूँ और अपनी बात युवाओं से साझा करता हूँ। लिखना भी एक तरह से उसी काम का विस्तार है। वास्तव में तो ये सारे काम एक ही तरह के हैं और मैं ये तय नहीं कर पाता हूँ कि मैं क्या हूँ, लेकिन हाँ, मैं जब तक मेरा शरीर चल रहा है मैं कुछ न कुछ करते रहने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने कहा था कि आपने जब अपने पिता के व्यवसाय को छोड़ा और एक अलग रास्ता आपने चुना तो आपकी माँ को बहुत दुख हुआ इस बात का। फिर बाद में आज कभी विचार करते हैं कि नहीं, आपने अपना रास्ता चुनकर अच्छा किया और माँ को समझाने में कामयाब रहे, आपके मैंने जो किया ठीक किया? नहीं, समझाने में कामयाब तो नहीं रहा। इसका एक बड़ा कारण ये कि वे स्वभाव से बहुत ज़िद्दी थीं और शायद उतना एक्सपोजर भी उनका नहीं था और तब तक मेरा भी कोई समाज में स्थान नहीं था। मैं ठीक है नौकरी कर रहा था, रोटी कमा कर खा रहा था। बाद में साहित्य वगैरह के कारण जो थोड़ी सी प्रतिष्ठा मेरी समाज में बनी वो देखने के लिए वो जीवित नहीं रही। लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि अगर वे आज होती या अगर हम इन बातों में विश्वास करते हों कि वे कहीं से मुझे देख रही होंगी तो हो सकता है अब उनके मन में मेरे प्रति शिकायत न हो कि मैंने अपने पिता और उनके पति का नाम नहीं रखा, लेकिन उतना ही नाम मैंने शून्य में से निकलकर अर्जित भी किया। तो इस मायने में आपकी माँ का आशीर्वाद जहाँ कहीं भी वो हैं, बिल्कुल उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा होगा, आपके परिवार को निश्चित तौर पर जी। और माता पिता के आशीर्वाद के बिना हम अपनी सफलता की कामना कर भी नहीं सकते। चलते चलते एक और सवाल भी, आजकल बहुत सारे यूथ लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं और उनकी किताबें भी आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक छटपटाहट सी है नए लेखकों के मन में कि हम जल्दी से जल्दी प्रसिद्ध हो जाएं, हमारी एक दो किताब आ जाएं और हम लोग हमें जानने लगें। तो नए लोगों के लिए आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि किस तरह से लिखें और साहित्य की दुनिया में किस तरह से आएँ? आज का जो साहित्यिक परिदृश्य है वो मुझे बहुत रोमांचक, बहुत उत्तेजक और बहुत आशान्वित करने वाला लगता है। देखिए, आज जीवन में इतने सारे भटकाव हैं और इतने सारे विकल्प हैं, उन सब को छोड़कर अगर कोई लिखने का विकल्प चुन रहा है तो ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। ये भी मुझे बड़ी बात लगती है कि लोग लिख रहे हैं और उसे प्रकाशित करवाना चाहते हैं, जबकि कम से कम हिंदी में हम में से हर एक इस बात को जानता है कि लिखना कोई आर्थिक रूप से बहुत लाभदायक चीज़ नहीं है, बल्कि अब इस बात को छिपाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है कि लोग पैसा देकर अपनी किताब छपवाते हैं और किताब बिकती नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर लोग लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वे कुछ कहना चाहते हैं, स्वांत सुखाय के लिए भी लिख रहे हैं। हाँ, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए जी। लेकिन जो लोग लिख रहे हैं, आज किताब बड़ी जल्दी छप जाती है। मेरे ज़माने में मैंने शुरू में नंद चतुर्वेदी जी का जिक्र किया, राजस्थान के बहुत बड़े, बल्कि हिंदी के बहुत बड़े कवियों में से हैं। उनकी पहली किताब आप जानते हैं किस उम्र में छपी थी? लगभग 60 वर्ष की उम्र में। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था कि मेरी नातिन की पहली किताब छप चुकी है और वो शायद तब 15 वर्ष की रही होगी। तो इतना फर्क आ गया है। इतना फर्क आ गया है। प्रकाशन की सुविधाएं खूब बढ़ गई हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। आप कुछ लिखते हैं, बहुत सारे लोगों के सामने वो जाता है और उनमें से कुछ लोग रिएक्ट भी करते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं लिखा, पहले ये संभव नहीं था। तो एक तो ये अच्छी बात हो गई है कि आज प्रकाशन की बहुत सारी सुविधाएं हो गई है, इसका युवा लोग उपयोग कर रहे हैं। और अब तो सेल्फ पब्लिशिंग और ये सब चीज़ें भी बड़ी आसान हो गई हैं। आप चाहें तो खुद पब्लिश कर लीजिए, मार्केट भी करना शुरू कर दीजिए, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन मैं तो अपने युवा साथियों से एक ही बात कहना चाहूँगा। आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि पढ़ो, कण भर लिखने के लिए मन भर पढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है आप जब लिख रहे हैं तो आपको खूब पढ़ना चाहिए, वो आपके लेखन को उन्नत करता है। और दूसरी बात ये कि आपके मन में ये मकसद होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आपके पास अगर कहने को कुछ नहीं है तो आप दूसरा कोई काम कर लीजिए, लिखिए मत। यानी आपके पास में एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, जिसके लिए आपको लिखा जाना है। तो अपने लेखन में धार बनाए रखने के लिए आप खूब सारा पढ़िए और फिर उसके बाद में आप दुनिया के सामने आइए, समाज के सामने आइए, लोग आपको हाथों हाथ लेंगे। तो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, बातों बातों में कार्यक्रम में आज आप आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आए। आप एक प्रसिद्ध कथाकार हैं,
आपने साहित्य की अनेक विधाओं पर काम किया, आलोचना में आपने बहुत काम किया, अनुवाद किए हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, इतने सारी विधाओं के साथ में आपने जो साहित्य जगत को अपना योगदान दिया है, हम आपके आभारी हैं। और आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में आकर आज अपनी कहानी कहने के लिए, हमसे बातें करने के लिए आज आप यहाँ आए, समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गोपाल लखन जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, आकाशवाणी जयपुर के इस प्रख्यात मंच पर अपनी बात कहने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। और आपसे इस चर्चा के माध्यम से मैं खुद भी अपनी यादों की उन पुरानी गलियों में विचरण कर सका। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं, आपने ये अवसर दिया। आपसे बात करना बहुत सुखद रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे श्रोताओं को भी हमारा ये संवाद ठीक लगा होगा। बातों बातों में आपकी बात रेडियो के साथ आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल बातों बातों में।